आपका इन खबर पर स्वागत करता हूं। बड़ी चर्चा है कि हरियाणा में क्या हो गया। इतनी हवा थी कांग्रेस की, एग्जिट पोल कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आ रही है। बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के 10 साल की सरकार को लेकर के। इस तो बीजेपी का बाहर जाना तय है, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाया। हरियाणा के इतिहास में आज तक कोई भी दल लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आया और 2014-19 के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटों और वोट परसेंटेज के साथ बीजेपी के सत्ता में बने रहना अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कई लोगों के लिए बहुत बड़ी पहेली भी। जाहिर है इसकी गुत्थियों को सुलझाना और इस बात को समझना जरूरी है कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया हरियाणा में कि उसके सामने नतीजा ऐसा है। और कांग्रेस जो अपनी जीत को लेकर के लगातार आश्वस्त थी, कॉन्फिडेंट थी, वो क्या कर रही थी कि जमीन की हवा उसको नहीं लगी। और इस पर बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी के पास जो अपना अनुभव है वो तो है, लेकिन हरियाणा को लेकर के लगातार मुझसे जो कुछ भी कहते रहे और मैं उसको बार बार दरकिनार करता रहा, क्योंकि मैं भी उसी हवा के साथ चल रहा था जो एग्जिट पोल और आवाज फिर गड़बड़ हुई है। आपकी आवाज फिर गड़बड़ हो गई थोड़ा सा। महिलाओं की, आम आदमी की आवाज है या सड़क नुक्कड़ चौराहे शहरों के भीतर की आवाज है? और एक बुनियादी सवाल है, इसको समझना बहुत जरूरी है और इस सवाल का जवाब कई लोगों को, उसमें एग्जिट पोल भी हैं, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने वाले बहुत सारे पत्रकार हैं जो दिन रात लोगों के बीच से अपनी राय भेजते रहते हैं, ये सब रद्द होते हैं और लोगों के फैसलों के, उनकी राय के बारे में आपको नए सिरे से अपनी समझ विकसित करनी होगी। इसके लिए वो आपको मजबूर करते हैं। आलोक जी, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को जरूर बताएं आप कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि उसके सामने ऐसे नतीजे हैं। राणा जी, दो बड़ी बात शुरुआत में मैं कहूंगा। आपसे मैं कई बार असहमत होकर, असहमत अपने और साथियों के साथ भी मैं कहता था इस पर भरोसा मत करिए। जी, बाहर जो शहरों में दिखता है वो अंदर पीछे क्या होता है, जैसे कैमरे के पीछे क्या है वो आप और हम जानते हैं। उसी तरह से क्योंकि जो जमीनी है, ये ठीक है कि फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर थे, आईटीवी नेटवर्क के जो है उनको मैं क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने जो कुछ अपने रिपोर्ट किया काफी हद तक सही भी निकला है। लेकिन हाँ, जीत की हवा जैसे दिखाई देती है हुड्डा जी का या कांग्रेस का एक पूरा था और बार बार बदलाव। राजस्थान में भी सब लोग यही मानते हैं कि इस बार आया तो अगली बार बदलेगा। लेकिन मेरा चूंकि ये कह सकते हैं कि मैं वैसे तो शुरुआत जबकि बहुत जल्दी हो गई थी मेरे पत्रकारिता में, तो मंगल सेन भाजपा के अध्यक्ष थे। इमरजेंसी से पहले राजनारायण के साथ कभी कभी गिरफ्तारी में, जैसे आप पत्रकार 2-4 जाते थे तो उनको भी बिठा लिया जाता था दिन भर के लिए, मतलब जी, गेस्ट हाउस में ही। तो संगठन की जो भारतीय जनसंघ की से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, चूंकि बिहाइंड द कर्टन, जैसे कांग्रेस में जो बिहाइंड द कर्टन भी काम करने वाले लोग इंदिरा गांधी के युग में भी थे और इसमें रहे। इसलिए मुझे ऐसा लगता था, बीच में कभी कभी मुझे बीच में जाने का, अभी नहीं कुछ समय पहले कुछ गाँव में भी मैं गया, लोगों से भी बात किया था, कुछ इंडस्ट्री के लोगों से भी, जो छोटे उद्योग वाले हैं उनसे, किसानों से। तो मेरा पहले से ही किसान आंदोलन के पहले भी बल्कि मैं जाना भी हुआ, तो लोगों की जो मुझे थोड़ी समझ हुई थी कि लोग अपेक्षा क्या करते हैं। जैसे कांग्रेस जी, का भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या बंसीलाल, मैंने ये कहा ना, जब मैंने नाम लिया तो बंसीलाल गिरफ्तार करवाते थे, राजनारायण या जो भी मंगल सेन जो होते थे भाजपा भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष। तो उस समय से उनकी भी साइकोलॉजी, उनका जो प्रभुत्व है वो देखा। इसलिए मेरी असर ये थी कि गांव में महिलाओं से हम कोई बात नहीं कर पाए। मैंने 2 साल पहले बात किया हो तो उसका आज कैसे उसका फायदा है कि नहीं है कि नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, वो नेटवर्क को जब तक पता नहीं होगा तब तक एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल सही नहीं हो सकते। और हम में इसलिए मुझे जितनी भी बार किसी ने पूछा कि आप बताइए तो मैं कहता था, बल्कि जो बहुत जुड़े हुए हमारे भी 1-2 साथी हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, उनसे भी बात होती थी, जो मेरे पत्रकार बाहर हैं, अपने साथ नहीं है, आप भी उनको जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी ये कहते थे कि नहीं नहीं इस बार जीतना मुश्किल है, जो भारतीय जनता जी, पार्टी को मुझसे भी शायद ज्यादा कुछ जानते भी हों आज के संदर्भ में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो संघ ने जो मतभेद दिखाई दे रहे थे
वो नरेंद्र मोदी जी को भी मैं संगठन में जब से तब से उनको थोड़ा उनके काम को जानता हूँ। तो वो और मनोहर लाल जी मैंने लगभग हर कस्बे गांव कहाँ जाते थे, एक साथ एक कमरे में रहते थे, तो उनको चप्पा चप्पा मालूम है। जैसे सेना में कोई होता है, यदि वो कारगिल में घुमा हुआ हो पूरी तरह से, लद्दाख में, पाकिस्तान के किसी इलाके में, तो आज जैसे मान लीजिए हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, तो वो डोवाल साहब यदि जिस इलाके में घूमे हुए हैं तो आपको हम किसी से भी ज्यादा उनके पास जानकारी होगी। इसी तरह से मोदी जी अमित शाह का जो नक्शा बनाने का तरीका है पन्ना प्रमुख का, मैं जो समझता हूं कि बीजेपी की जीत के पीछे जो ग्राउंड वर्क है, और मेरी सूचना है उसको और मैं कोई अधिकृत नहीं कह सकता, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगभग मतलब इतनी सभाएं की, 4,000 16,000 लोगों को जोड़ने का जो काम है, इस तरह से जैसे होता है ना गाँव में अपना नुक्कड़ नाटक जिसको कहिए या नुक्कड़ सभाएं कहें, नाटक तो नहीं था, ये तो एक अच्छे काम के लिए रहा। तो वो जो काम किया जिसकी किसी को पता नहीं चलता था ना, भाई आपने 50-100 लोग अपने कहीं मंदिर में मिले हैं कि किसी पंचायत भवन में किया है। और यहाँ मैं पंचायत का भी जोड़ूंगा, मैंने कुछ ऐसे सरपंचों से, मेरी महिला सरपंचों से मुलाकात हुई थी पहले, जिनका देख करके मैं चमत्कृत था कि वो कैसे अपने गांव के लिए काम कर रही हैं। तो मोदी जी के आने के बाद और मनोहर लाल जी के आने के बाद जो वो काम हुआ, मैंने 1-2 बार अपने यहाँ भी कई महिलाओं के कार्यक्रम हुए हैं वैसे, लेकिन वो नस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो वो होता ये था कि वो सरपंच वो एक तरह से कहती थी कि इस इलाके में यहाँ गड्ढा है, यहाँ फलाना काम नहीं हुआ सफाई का। मैं नाम गांव का याद नहीं है, गुड़गांव के पास एक गांव है, वहाँ की सरपंच थी, तो वो कूड़ा कैसे घर से जाता है वो दिल्ली के हमारे मयूर विहार से बेहतर ढंग से आयोजित करती हैं। तो ऐसे उसकी रिपोर्ट पूरी भेजती है सरकार को, जिला प्रशासन को। तो ये एक प्रमाण है उस नेटवर्क का फायदा जो मिला है, वो राजनीतिक मुद्दे, जातिवाद और जातिवाद यानी आप कह रहे हैं कि 1600 के आसपास छोटी छोटी सभाएं संघ ने भी की हैं, तो संघ की भूमिका भी जनमत को बदलने में, लोगों के बीच में बीजेपी को लेकर के राय बदलने में रही है। जी, और दूसरा यही है कि जातिवाद के बजाय मैं अभी भी कहूंगा, कहा गैर जाट किरण चौधरी जो बंसीलाल जी की, और बंसीलाल जी ने आपका जो फरीदाबाद है, बतकल है, सूरजकुंड है, सड़कें हैं, उस समय जो काम किया था, आज किरण चौधरी तो जाट परिवार, उनकी श्रुति चौधरी जीती है ना, तो ये भी नहीं है कि भाजपा ने जाट पर भी काम नहीं किया। अभी आई है, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास और भी जाट ऐसे नेता रहे हैं जिनके साथ उनका कैप्टन अभिमन्यु है। अब वो ठीक है, वो चुनाव नहीं जीत सके, वो अलग बात है लोकसभा वगैरह का, लेकिन उनका भी पुराना नाम रहा है। तो इस तरह के सभी समुदायों को, चूंकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक, आप इसको हिंदू कहें, उसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं, मतलब ये कि सारे लोगों को कैसे हिंदुत्व जातिवाद से तोड़ा जाए, इसीलिए मनोहर लाल जी को बनाया। वो खाली बैकवर्ड के या पंजाबी होने के कारण नहीं बनाया, वो जाति के इस मोह को सारे मीडिया को या देश को, राजनीति को ये बताना चाहते हैं कि भाई जाति के आधार पर ही राज नहीं किया जा सकता। ये जो थ्योरी है, कांग्रेस की थ्योरी पहले कभी थी इंदिरा गांधी के समय में थोड़ा बहुत, बाद में भगवत दयाल शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जाति से हटता और जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, खासकर महिलाओं की मैं कह सकता हूँ, किसानों में थोड़ी कुछ जगह ये भी था कि 8,000 मिलता है, इतना 2-2 हजार करके, तो इससे ज्यादा हमें और अपेक्षा, ऐसे किसान भी मुझे मिले, लेकिन छोटे किसान, और इसीलिए आप देखिए किसान नेता सो कॉल्ड था, जो हमारे सारे चैनल्स का भी उपयोग जिन्होंने किया, वो 1170 वोट मिले। इससे साबित होता है कि जो किसान आंदोलन था, जिस पर मैं भी बोलता था, तो लोग समझते थे कि मैं पता नहीं मुझे सरकार ने कुछ ब्रीफ किया था कि नहीं, क्योंकि लोग सितार नेता नहीं है। गुरनाम सिंह आप जानते हैं वो कितना प्रचार, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, तो वो हारे। तो इसलिए किसानों में भी कुछ हद तक जो काम था, ठीक है, बड़े किसान, और हुड्डा जी का रोहतक में 3 सीटें हार गए। रोहतक को मैं जब वहां गया था तो लोगों, जब मेरी उनसे कोई मुलाकात वहां नहीं हुई, लेकिन ये सही है कि वहां ऐसा था कि पूरा लगता था कि वो पूरा उनका साम्राज्य, ग्वालियर में जितना उनका नाम नहीं, जैसे हुड्डा का रोहतक में है, लोग कहते थे जिधर आप नजर डालेंगे उन्हीं का बाजार है, उन्हीं की ये सब जमीनें उन्हीं की है, जबकि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों के मन में वो साम्राज्य की तरह से हुड्डा जी का रहा है, और वो सबसे मिलनसार भी है। 2 सवाल है मेरे जी। एक सवाल ये है कि हरियाणा चर्चा में इसलिए है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बराबरी पर कांग्रेस ने बीजेपी को रोका, और उसके बाद यह भी लगा कि 10 साल चूंकि वहां की सरकार रही है, और यह जो रोकने वाली बात है, बराबरी पर रोकने का मतलब यह है कि लोगों का मन अब उचट रहा है बीजेपी की राज्य सरकार से भी, तो इसलिए अब उसमें दलितों की एक बड़ी भूमिका थी।
जो दलित मतदाता हरियाणा का था उसने कांग्रेस को बढ़ चढ़ करके वोट किया। अब 8-9 महीने के भीतर ही दलित मतदाता बीजेपी के पास आता है। तो दलितों के बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट करने का कोई बड़ा कारण आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वही जो मैंने आपसे कहा कि दलितों पर भी वो जो अलग अलग काम करते रहे, उनको क्या सहायता मिल सकती है, उनके लिए पंचायतें क्या कर सकती हैं। आपने देखा हो कितनी बार पंचायतों के कार्यक्रम मोदी जी खुद ने किए हैं। इस दृष्टि से और मनोहर लाल जी भी जिस ढंग से उन ये ठीक है कि जो दलित ही नहीं, असली नाराजगी क्या थी, जो पार्टी के ही जो लोग रहे, अधिकतर कुछ ऐसे लोग रहे जो पहले से जिनको काम कराने की आदत रही, उनकी नाराजगी ज्यादा थी। इसलिए परसेप्शन ये बनता गया कि भाई लोग सरकार से बहुत नाराज हैं, क्योंकि कई बार सिफारिशों के काम यदि नहीं होंगे, जो पर्ची भर्ची जो भी उन्होंने नाम दिया, लेकिन सही बात यह है कि मनोहर लाल जी का, इसीलिए मैं सब अपने साथियों से ऐसा समझता हूं उनसे नाराजगी, चूंकि तो प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि ऐसा करना है तो वो करेंगे, उनको क्या मुझे मेरा पद जो नहीं चाहिए, जैसे अनिल विज है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर के लेवल पर, मैं नहीं कह रहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, वहां के लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार भी रहा है, तो दलितों को भी कैसे विनोर किया जाए। और बीएसपी मायावती चाहे 2000 वोट ही लाई हो जहां जहां किसी इलाकों में, लेकिन उनका असर भी के साथ में वो इस तरह से नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, दूसरे के साथ नहीं है। और दूसरा उस तरह की शैलजा जी को, मैं तो ये बल्कि मुझे हंस रहा था जब मनोहर लाल जी को लोगों ने कहा कि ऐसा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि राजनीति में यही होता है कि अश्वत्थामा मारा गया, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का वो संदेश मोदी जी बराबर उसको मानते हैं। यदि अश्वत्थामा मारा गया, शैलजा आई या नहीं आई, लेकिन उसका परसेप्शन तो चला गया। और कांग्रेस की, अच्छा झगड़ा तो था ही बहुत, वो चाहे गहलोत वाला भी वो जानते थे, सचिन पायलट वाला भी जानते थे, और हरियाणा का भी सुरजेवाला क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो राजनीति में जो है वो सब जानता है। तो कुछ हलकों में ये बात कही जा रही है कि दरअसल क्या था कि जो हुड्डा के 10 साल थे उस दौरान दलितों पर और जो पिछड़े हैं उनके ऊपर जो गुजरी है उसको बीजेपी ने बहुत सलीके से लोगों के बीच में रखा। प्रधानमंत्री की जो गोहाना रैली थी, मैंने भी सुना कि उन्होंने गोहाना की रैली में कहा गोहाना में क्या हुआ था आप लोगों को याद रखना चाहिए, मिर्चीपुर में क्या हुआ था आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो उस तबके में एक डर बैठा कि जो जाटगर्दी है, ये जाटगर्दी फिर लौटती है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अभी जो 10 साल हैं यहाँ पे कम से कम सम्मान और सुकून के तो हैं, आगे अगर ऐसी स्थिति रहती है तो वो जाटों के लगातार सक्रिय होने और फिर वो 10 साल पुराने हालात के लौटने की जो बात थी, इसने जो डर पैदा किया उसने भी बहुत काम किया ओबीसी और जाट वोट के, वो दलित वोट के। बिल्कुल आपकी बात सही, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है उस सीटों में इतना फायदा इस बार नहीं हुआ था, लेकिन मैंने चूंकि कहा ना, वो आज ही 10 साल खाली हुड्डा जी के राज में नहीं, वो एक जो ऐसे समाज है, मैं इसलिए कहा जाति के आधार पर नहीं है, लेकिन उनमें ऐसे लोग होता है, मेरा राजा कर रहा है। लालू यादव के लोग भी यही करते हैं, आप तो बिहार को अच्छी तरह मुझसे जानते हैं। तो ये कि हमारा राजा आ गया। एक समय में मायावती जी ने कंट्रोल किया था दूसरे लोगों को, लेकिन उसके अलावा उस समय कुछ और लोग भी ज्यादा सक्रिय हो गए वहां पर, जो आपराधिक तत्व होते हैं। ऐसे ही हुड्डा जी के राज में या बंसीलाल जी के समय में कोई जातियां जब हुई, उसका लोगों पे एक छाप दिमाग में, एक दो पूरी गांव में तो ज्यादा मालूम पड़ता है दलितों को, तो उनको लगा कि यदि आ गए तो पता नहीं क्या होगा, हमारी महिलाओं को क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई वो करेगा, उनके पास तो बड़े साधन है, उनके पास ट्रैक्टर है, उनके पास ये है। तो उस तरह से जो अत्याचार के जो एक संकेत, उन्होंने ये नहीं कहा किसी समुदाय को लेकर, उन्होंने कहा कि आप याद करिए कि पहले ऐसे ही कई नीचे नीचे जो जगाया गया मोदी जी के ये बातें, उनको कैसे लोगों तक पहुंचे गांव गांव, खाली टेलीविजन के जरिए नहीं, जो कोई जाए, जो पन्ना प्रमुख जैसा कहा, हर एक को चार्ज दिया गया कि आपको 5 को, जो सभाओं में भी बोलते थे 10 को ही करिए, जाकर के आप 5 आदमी के घर में संपर्क करेंगे, 5 परिवारों में। वो काम दलितों के लिए भी कोशिश की गई, ऐसा मतलब मैंने कहा ना, उसका भी हम और आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन ये सही है कि वो उस तरह का दलितों में भी एक विश्वास पैदा किया। तो हर वर्ग को उनका टारगेट ही वही है कि जाति के आधार पर न हो, हाँ उनको संरक्षण मिले, उनका घर बने, उनके पैर धो करके जो दृश्य आपने देखे उसको सब जगह वीडियो चलाए गए, जो मजदूर संसद में भवन में या अयोध्या में फूल बरसा रहे थे, जबकि राहुल गांधी कहते हैं दलितों को पीछा कर रहे हैं। जब फूल बरसाने वाले, जिनके पैर धोने वाले मजदूरों के, उसको यदि आप कहें कि दलित विरोधी है तो कोई उसको स्वीकार नहीं करता। उसका एक छाप गांव में बहुत पड़ी है, उससे भी दलितों का वोट मिलने में आसान हुआ। ये ठीक है कि 40-40%, देखिए ये सही है, कांग्रेस को वोट कम नहीं मिले, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम इसी लेता हूँ, कम वोट परसेंट में भी उनको भारी बहुमत मिला था 71।
उस समय बल्कि 33-35% था एग्जैक्ट, आप देखेंगे तो। उसके बाद भी उनको भारी बहुमत पूरे लोकसभा में मिला, चूंकि वो कितने उम्मीदवार हैं, कोई क्या कर रहा है, उस समय तो ऐसा समीकरण इतना नहीं होता था, माइक्रो मैनेजमेंट। लेकिन मोदी जी इसमें एक्सपर्ट हैं। और एक समय में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियां होती थी जो वोटर लिस्ट पर काम करती थी पूरे 5 साल, उससे उन्होंने 25 साल राज किया। एक सर बात है, ये नायब सिंह सैनी, हालांकि यह लोगों ने कहा है, जिन लोगों को हरियाणा की राजनीति की थोड़ी स्थानीय स्तर पर अच्छी समझ है, कि नायब सिंह सैनी को थोड़ा पहले लाया जाता तो स्थितियां और बेहतर होती। लेकिन फिर भी नायब सिंह सैनी के आने से, व्यक्तिगत तौर पर जब मैं उनसे मिला, उनका इंटरव्यू कर रहा था, बहुत डाउन टू अर्थ, खुश मिजाज और बहुत सीधे साधे से आदमी। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि राणा जी, जब से मैं यहाँ आया मैंने एक ही काम किया कि मैंने ये दरवाजा सबके लिए खोल दिया। एक बार रात में 12 बजे कुछ लोग आ गए, हमने पूछा कि भाई क्या काम है, तो बोले कोई काम नहीं है, हमको देखने आते कि तुम मिलते हो कि नहीं मिलते हो। तो हमने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने अपना एक मैसेज डाउन द लाइन भेजा कि मैं बड़ा ही आपके बीच का आदमी हूं, आप जैसा हूं, जब चाहेंगे आप मिल सकते हैं। और ओबीसी जो तबका जो 40% के आसपास का हरियाणा का है, उसका भी जुड़ाव उनके साथ हुआ होगा। ये जो बदलाव है लीडरशिप का और नायब सिंह सैनी को लाने का, ये कितना काम किया होगा बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से किया। मैंने आपको बताया ना, जो मनोहर लाल जी के करीब काम करते थे वो भी कई लोग ये कहते थे कि साहब वो अपने ढंग से करते, उनको ठीक लगेगा तो करेंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं मिलना है, जैसे जरूरी होगा। दिल्ली में मान लो पत्रकारों को भी कोई पठाने की उनको लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, हमें जिसको करना है, बात करना है तो कर लेंगे, हम सीधे कर सकते हैं। तो मतलब वो सही है। लेकिन जैसे परिवार में 2 भाई होते हैं या आप पति पत्नी भी होते हैं, तो कहता है एक नरम एक गरम। गांधी के समय से जो नरम गरम वाला है, क्योंकि सैनी, आप ये तो आप भी मानेंगे, नायब सिंह जी से बात की होगी, आप की है आपने, मेरे इंटरव्यू वो भी मैंने भी, हमने सबने देखा और लोगों ने देखा है बड़े पैमाने पर। उसमें नायब सिंह सैनी तो मनोहर लाल जी के ही व्यक्ति हैं। जैसे मैं इस बात से कभी सहमत नहीं होता कि अमित शाह जी मोदी जी के खिलाफ या मोदी जी से असहमत होकर के पता नहीं कुछ गड़बड़ कर देंगे, मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ, कम से कम किसी भी रूप में। उसी तरह से मनोहर लाल जी के राय, उन्हीं की चॉइस का आदमी बनाया गया। और मैं, एक बात मेरी है जिस पर मैं कहीं पुष्टि नहीं कर सकता, कि मेरा एक आशंका रही, बल्कि हो सकता है जब हरियाणा के लोगों से मैं 2 साल पहले बात करता था, सो मेरा एक अनुमान था, जबकि मैं मनोहर लाल जी से सिर्फ एक बार मिला हूँ पूरे उनके कार्यकाल में भी, इतने जब भी रहे दिल्ली में, वो भी वहां जाकर के भी नहीं। लेकिन इसलिए मेरा आकलन ये था कि उनको मोदी जी कोई राष्ट्रीय भूमिका लोकसभा चुनाव से पहले दिमाग में बना रहे थे, इसलिए नहीं बदलना चाहते थे उनको। हो सकता है, मैं तो सोचता था कि अध्यक्ष, पहले मैं मानता था कि उनको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद पे सोच सकते हैं, क्या उपराष्ट्रपति तो कम से कम सोच सकते हैं जब उनके विश्वसनीय हैं। जैसे इनको लाया गया था राष्ट्रपति जी को पिछली बार, इसी तरह से इनको भी कहीं उपराष्ट्रपति का तो नहीं ले देंगे। लेकिन तब धनखड़ जी का हो गया, उसके बाद स्थितियां बदली, तो शायद उनको लगा होगा कि ये मेरे पास यहाँ रह करके इनका काम का उपयोग अधिक हो सकता है। ये बड़ा कारण था बदलने का, और इसीलिए उनकी पसंद के व्यक्ति को ही बनाया गया। ये दूसरी पार्टियों के झगड़े की तरह नहीं कि उसका एक विकल्प ये दिया गया, ये सोच के कि एक सॉफ्ट है, ठीक है, ये तो खुद की, जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं कहता हूँ राणा जी देखो मैं उसको नहीं बर्दाश्त करूंगा, बहुत ओपनली मैं सबसे कहता हूँ, फिर मैं तो बोलूंगा नहीं, आप रोकेंगे तब भी मैं बोलूंगा। तो कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग जो बहुत ऐसे ईमानदारी कहिए या जो भी बोलने स्पष्टवादी, तो ये हुआ कि भाई ठीक है, अच्छा मेरे बजाय ऐसा करिए, मनोज मधु सॉफ्ट बात कर लेंगे, उसको भेज दीजिए। तो ऐसे ही इनको बनाया गया उसी काम के लिए। और जैसा कहते हैं भाई माँ से बात कर लेना, तुम देखो हमें तो गुस्सा आता है तो उन्हें कहते माँ से समझ लेना। आज आप देखिए कि कार्तिकेय जी खुद राज्यसभा के मेंबर हैं, उदाहरण इसलिए देता हूँ, कालका जी ऐसा क्षेत्र नहीं था, माला में वो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जीत हुई है ये अपने आप में, मैंने ठीक है, विनोद शर्मा जी खुद भी नेता रहे, बड़े, सब कुछ परिवार का, कांग्रेस का था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से शक्ति जी, मतलब जिस तरह से जीती हैं, ये अपने आप में एक, ये भी एक उदाहरण है। देखिए ये ब्राह्मण, कोई किरण चौधरी के बेटे वो, तो ये कहना कि खाली बैकवर्ड को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजी बनाई, ऐसे ही सैनी को भी इसलिए बनाया गया कि, और इसलिए कल भी चर्चा में सब लोग क्या कहते, मनोहर लाल जी ने अपने लिस्ट दिए इसलिए नहीं जीतेंगे। परसों तक आप किसी डिबेट में भी देखिएगा, लोग कहते थे टिकट बनवानी की, जैसे दूसरे कहते थे भाई टिकट में जैसे यहाँ पर किया गया तो उत्तर प्रदेश में हारे, तो जिम्मेदारी किसी की ली जाती है, तो उसका फायदा भी मिल सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये खतरे, मोदी जी कम से कम ऐसे देश के नेता मैंने देखे जो खतरों से खेलने में, ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही कोई हुआ हो भारत में, कम से कम जो खतरों को खेलते हैं, रिस्क लेते हैं, जो होगा उसको देखा जाएगा।
इसलिए ये बदलाव हुआ और उसका फायदा भी मिला है, ऐसा मुझे लगता है। एक मेरा आखिरी सवाल है लालू जी, जैसा आपने पहले कहा कि संघ ने सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में बैठकें की, छोटी छोटी, इस चुनाव के नतीजे में, चुनाव प्रबंधन में और चुनाव प्रचार में क्या रही होगी? यही मैंने कहा कि प्रचार में पीछे क्या मुद्दे होंगे, और केंद्र में, जैसे मैंने शायद दिन में भी आपसे चर्चा की थी कि धर्मेंद्र प्रधान को जो जिम्मेदारी दी गई कि वो, जैसे कई अयोध्या का मालूम है, मैं कई ऐसी जगह बैठा होता कि कहाँ किस जगह से कौन लोग कहाँ पहुंचेंगे, कौन सी रेल से कौन जाने वाला है। मैंने आप देखिए कि एक एक देश के कोने कोने से कब उसके बाद ट्रेन में कितने लोग रिजर्वेशन हुए हैं, वो नक्शे में रहते थे जिसको इंचार्ज बनाया गया। या एक समय में जब नरेंद्र सिंह यहाँ मंत्री थे तो उनकी ड्यूटी होती थी बड़े से बड़े मंत्री को कौन कहाँ जाने वाला है, ही वॉज नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी थी कि सारे संघ के साथ तालमेल हो, संगठन में हो, विप्लव क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। तो एक जैसे होता है मॉनिटरिंग, आपका कहीं सीसीटीवी लगा हुआ है जो हमारी हर गतिविधि को आपको हमको मॉनिटर कर रहा है। सो धर्मेंद्र प्रधान की ड्यूटी होती वो अमित शाह को रिपोर्ट करे और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे जब जरूरत हो, या प्राइम मिनिस्टर सुबह 6 बजे भी पूछ सकते हैं और रात को 12 बजे पूछ सकते हैं क्या हुआ। वो 4 घंटे सोते हैं। आपके मैं जो मीडिया में जो लोग काम करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, 2 बजे बुला लीजिए मुझे, तो उसी तरह से उनकी स्टाइल ये है कि यदि वो इसीलिए लोग उनसे काम नहीं करना चाहते। कई लोग कहते मैं बड़ा प्रिय लगे, ऐसा ना हो कि मुझे वो काम में रख लेंगे तो मुझे कहेंगे 6 बजे, तो कहेंगे ये बताओ मुझे ये क्या हुआ, 7 बजे बुला लेंगे घर। तो ऐसी स्थिति में वो मॉनिटरिंग जो की गई, माइक्रो जिसको कहते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि लोकसभा चुनाव में झटका तो लगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। प्रतिष्ठा के चुनाव में 5 सीटें हारना, जहां ऐसा मुख्यमंत्री हो जो ईमानदार हो। देखिए, ईमानदार वर्सेस बेईमानी की लड़ाई में खतरे हैं, किसी को कुछ भी, मतलब तो गोली भी कोई मार सकता है। हरियाणा में तो किसी को भी, लालू यादव के समय में आप देखते ही राजनेता में भी ऐसा होता है, कई राजनीति में होता है जो बड़े खतरे होते हैं। ऐसी खतरे उठाने के लिए एक रणनीति, टीम, संगठन और संघ की जो बाहर परसेप्शन जो बनता रहे, ऊपर के लेवल पर थोड़ा बहुत मैं भी जिन लोगों से संपर्क में रहता हूँ, जरूर नहीं कि आप मिले। लोग ये भी कहते हैं मुलाकात कब हुई मोदी जी से, योगी जी से। अरे मैं कहता हूँ मिलना जरूरी नहीं होता है। राणा जी से मैं नहीं मिल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं मुझे मालूम है। लोग समझते रहे नहीं मिले, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं और अंडरस्टैंडिंग होती है, वो चीज चलती रही है। थोड़ा बहुत है तो राय से सबसे लेना है, लेकिन जैसे हम कहते हैं राय हम आपस में भी, संस्थान में, परिवार में, कार्तिकेय जी को क्या कहें या दूसरे और प्रधानमंत्री के यहाँ क्या बात हो, ये सब बातें की गई, उसका भी लाभ मिला है। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये सिलसिला हम लोग अगर जारी रखेंगे, कुछ कड़वी बातें, कुछ तीखी बातें, जो भी है ठीक है ना। आपका अपना एक नजरिया है और वो बहुत वक्त से, लंबे समय से गुजर के आता है, तो उसका निचोड़ कुछ अलग होता है। और मुझे लगता है जितने भी दर्शक हमारे हैं उनको कम से कम ये बात समझ में आती होगी कि जो चीजें हो जाती हैं वो अनायास और अचानक नहीं होती हैं, बल्कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है और बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, फिर नतीजा आता है।